इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय ये चुनाव का मुद्दा बन सकता है। रोजगार कभी इस देश का चुनाव का मुद्दा बन नहीं सकता है। चुनाव आते हैं, बेरोजगारों को मुद्दा बनाया जाता है कि बेरोजगारी प्रदेश में है। सरकार बनते ही सब भूल जाते हैं, किसी की भी सरकार हो। कुल मिला के सर जीवन के 5 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। जब हम यहाँ आए थे तब सबको हम भैया भैया बोलते थे। आज सब हमको दादा दादा बोलते, तो कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। तो मैं यही सोच कर आई थी कि मतलब मैं डीएसपी बनूंगी 1-2 साल में अपना तैयारी करके, और डीएसपी बन के अपने गांव जाऊंगी। बढ़िया मेरा स्वागत होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक मेरी लाइफ में। हमारी वजह से आज हमारे पेरेंट्स जिस चीज पे गर्व कर सकते थे वो चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को। वो इस चीज को हम किसके सामने प्रेजेंट करें जाके? सर दूसरी दिवाली है जब मैं घर नहीं जा पाऊंगा। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश की तत्कालीन यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश के 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं में से सिर्फ 21 को सरकारी नौकरियां मिली हैं। यूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना भांजा भांजी कहते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग है। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश लोक सेवा संघ आयोग के जरिए एक भी भर्ती नहीं हुई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि व्यापम के जरिए अगर कोई भर्ती परीक्षा हुई भी है तो उसमें घोटाले हो गए हैं। चाहे पटवारी स्कैम हो, नर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हो या फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हों, इन सभी धांधलियों का असर मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य पर हो रहा है। ऐसे ही युवाओं की दिक्कतों को समझने के लिए न्यूज लॉन्ड्री की टीम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पहुंची, जहां मध्य प्रदेश के अलग अलग छोटे शहरों से आकर युवा दिन रात मेहनत करके एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के? स्टेट गवर्नमेंट से मैंने पटवारी का दिया था और एक एमपी पुलिस कांस्टेबल। तो पटवारी का तो वो पूरा स्कैम हो गया था उसमें तो स्कैम हुआ था और मैं भी गया था एग्ज़ाम देने, भोपाल में था मेरा सेंटर। तो सर मैं बाहर था, मतलब 1 घंटे में बाहर ही रहा क्योंकि पहले पहुंच गया था। क्या हुआ, एक लड़का आया मेरे पास, तो वो बोला कि भाई आप 15 लाख का जुगाड़ कर लो। मतलब ऐसे कि बाहर मिलते अपन दोस्तों, मतलब कोई भी, तो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो उसमें बोला उसने कि आप 15 लाख का जुगाड़ करते हैं तो आप पटवारी इजीली गेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा शुरू में ऐसा ही लगा कि ऐसे ही फेंक रहा होगा। उसने बोला था कि आप ग्वालियर में हो, अगर आप 15 लाख का जुगाड़ करते ग्वालियर की आपको पोस्ट मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। तो मुझे तब ऐसे ही फेक लगा। तो मतलब फिर ये सब रिजल्ट आए, सब घोटाले का पता चला, तो तब मुझे पता चला कि वो सही बोल रहा था। मैक्सिमम सीट्स वो जो टॉप 10 जो मेरिट लिस्ट था वहीं भिंड का ही था ना, उसी मेरिट का। तो यही आ रहा है कि टॉप 10 में शायद 8 वहीं के हैं, ग्वालियर के, मतलब उस कॉलेज से निकले हैं, एनआरआई कॉलेज से। अभी 2018 से तो उनने कोई क्लियर रिजल्ट ही नहीं दिया है, तो जो पहले से लगे हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें से कई लोगों ने तो छोड़ भी दी पीएससी, क्योंकि लड़कियों को तो बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। तो एक तरह से पीएससी का कोई शेड्यूल ही नहीं है प्रॉपर। अभी आपने बोला कि लड़कियों को एक लिमिटेड टाइम रहता है, तो वो क्यों लड़कियों को लिमिटेड टाइम क्यों रहता है जो इस तरह की प्रिपरेशन करती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? क्योंकि ऐसा सोच हमारा है समाज में कि लड़कियां इतने टाइम तक बाहर नहीं रह सकती। फैमिली ठीक है, रिलेटिव बोलने लगती कि आपकी लड़की इतने टाइम से बाहर है और रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर और बच्चों की भी गलती नहीं। जो 2018 से होंगे, आप बताओ, अगर उन्हें 2018 में अटैम्प्ट दिया, उनका क्लियर भी हुआ होगा, लेकिन वो इतने साल से है, रिलेटिव को पता भी नहीं है पीएससी क्या है, लेकिन इस सब से लड़कियों को वापस जाना ही पड़ता है। अधिकारी बनने का सपना लिए मुरैना जिले से आए सचिन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी का इंतजार है। मैंने सर सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है भोपाल से, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। तो सर मैंने स्टार्ट किया तो उसी वर्ष वैकेंसी लेट आई सर। तो सबसे पहले 2019 का जो प्रीलिम्स था वो जनवरी में हुआ, 12 जनवरी 2020 को पहला प्रीलिम्स हुआ, वो मैंने दिया सर। तो उसका रिजल्ट नहीं आया सर। 2-3 महीने मैंने वेट किया सर। उसके बाद कोविड आ गया था। तो कोविड में पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद हम लोग करते रहे प्रिपरेशन, इंतज़ार करते रहे। तो इसी बीच सर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली सिविल इंजीनियरिंग एज GT, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। गोवा में मेरी पोस्टिंग हुई सर। तो सर जैसे ही मैंने पोस्टिंग ज्वाइन करी और मुझे लगभग 10 से 15 दिन काम किए हुए, तो मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया दिसंबर के महीने में। तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा मौका मिला है, मैं मेंस की प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। मैं यहाँ आया सर, इंदौर आया सर मैं तैयारी करने के लिए।
और लगभग अप्रोक्स 2.5 से 3 महीने में मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ और लगभग वो भी बहुत टाइम बाद रिजल्ट आया। तो 31 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था। उसके बाद से 2 साल हो गए यार, उसमें भी क्वालिफाई हो गए। तो अब इंटरव्यू की प्रक्रिया लगभग 2 साल बाद पूर्ण हुई है और उसमें भी अब रिजल्ट के लिए हमको माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है। कुल मिला के सर जीवन के 5 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि जब हम यहाँ आए थे तब सबको हम भैया भैया बोलते थे, आज सब हमको दादा दादा बोलते, तो कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। अब वो घर की कहानी हो, अब पहले तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आए तो घर वालों भी सपोर्टिव रहे कि चलो एग्ज़ाम निकल रहे हैं ठीक है, लेकिन अब उनका एक अंतिम प्रश्न रहता है कि नौकरी क्यों नहीं लग रही आपकी। उनका भी बहुत प्रेशर है इस समय। बेसिकली मैं टिपिकली मुरैना से आता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा और बाइस्ड चीज़ें काम करती हैं, सोशल प्रेशर। तो कुल मिला के सर यही है कि मनोदशा हमारी बहुत ख़राब है। हम चाहते हैं कि अब जल्दी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो, जो भी परिणाम हो उसको स्वीकार तो करेंगे, लेकिन कम से कम ये प्रक्रिया हमको मानसिक तनाव की स्थिति पैदा कर रही है। भंवरकुआ के इलाके में घूमते घूमते हमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स से मिले हैं जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखने के लिए दूसरे काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक एस्पिरेंट से मिले हैं अभी यहाँ पे, जिनका नाम तेज है। वो एक छोटा सा फलों का एक शॉप चलाते हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो यहाँ आते हैं सुबह सुबह। तेज साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद उनका एक मॉक टेस्ट भी है, उसको देने के लिए जाना है। अभी फ़िलहाल वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमसे बात करेंगे, समझेंगे कि वो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को यहाँ पे। मैं रीवा जिला से हूँ और हम लोगों ने भी सोचा पीएससी के लिए कि पीएससी की तैयारी करते हैं। प्लान ये था कि चलिए 1-2 साल में एग्ज़ाम निकाल लेंगे और उसके बाद बढ़िया रहेगा। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया 2017 से प्रिपरेशन को, तो 17-18 हम लोग प्रिपरेशन किया और 19 में एग्ज़ाम दिए MPPSC का। तो जैसे MPPSC का एग्ज़ाम हुआ यहाँ तो प्री तो क्वालिफाई ही कर गए। मेंस हुआ कोविड टाइम में, ज़बरदस्ती मध्य प्रदेश सरकार ने करवा लिया, अपने दिए मेंस, कैसे भी करके मेंस हम लोगों ने लिखा। फिर जैसे ही मेंस हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि रिज़ल्ट उसका अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। तो जी, तो उसी मतलब एक कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति ऐसी रही कि आदमी फंसे रहे। बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये हमारे मित्र लोग हैं, सब लोग 2019 में फंसे हुए हैं सर, ये सब लोग इसमें हैं। तो क्या हुआ, कहीं न कहीं उसका दर्द रहा कि आप क्या करें। तो घर वाले ने बुलाया कि आ जाओ आप कुछ करो, खेती बाड़ी जो भी है। तो फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं, कुछ थोड़ा सा काम करते हैं। कोचिंग पढ़ाए तो वहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं, टाइम पे मिलता था। तब फिर ये हुआ कि 100-200 रुपये रोज़ का मिल जाएगा तो इंदौर में रुके रहेंगे और अपना खर्चा हो जाएगा, चल जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया ये सर। आपका रूटीन क्या रहता है, मतलब पढ़ाई के लिए कैसे समय दे पाते हैं और ये कैसे चलाते हैं? ये सर मॉर्निंग में हम लोग 6:30 बजे से 6 बजे से स्टार्ट कर देते हैं इसको और 10:30 बजे तक काम करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही इसको बंद करते हैं तो बर्तन वर्तन धुल के उसके बाद फिर खाली टाइम जो भी मिलता है अपने को तो 10 बजे से फ्री हो जाते हैं। तो 11-12 बजे तक खाना पीना खा के फिर उसके बाद ये प्लान करते हैं पढ़ने का पूरा। फिर पूरा 11-12 बजे रात तक को अपने पढ़ाई का काम रहता है शेड्यूल। चुनाव की वजह से सर हम लोग को मेंस अभी 22 का भी होने वाला था। 2022 का भी हम लोग मेंस लिखने वाले हैं, तो 22 का भी मेंस पोस्टपोन्ड हो गया और ये दिसंबर में होगा लास्ट वीक में। तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूरा प्रभाव चुनाव का भी पड़ रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब देखते हैं कब तक करवाते हैं। 20 के भी जो लोग फाइनल रिजल्ट आ गया है उस पर भी अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि कब तक उनको ज्वाइनिंग मिल पाएगी और अभी डिपार्टमेंट से उनको कोई अप्रूवल नहीं मिल पाया है। ये जो जैसे कांग्रेस बीजेपी दोनों जी जी ये वादे करते हैं भाई लाख भर्तियां करेंगे हम जीतने के बाद, उसको सर हम लोग तो अब 19 से इस बेरोजगारी के दौर में है। बहुत सारे भोलाराम में और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में बच्चे हैं वो परेशान है सरकार से, क्योंकि सरकार देखिए वादे करना सर अलग बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। आप देख सकते हैं पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ अपने पास, फिर उसके बाद ये PSC के देख रहे हैं 2019 से लेकर के, कोई भी सर काम ऐसा नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है जो इनकी मतलब कि प्रॉपर तरीके से हो पाए। कहीं ना कहीं उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक की मतलब स्थिति उत्पन्न हो पा रही है। हर साल 4 से 6 क्वेश्चन डिलीट कर देना, फिर उसके बाद अपने मर्जी से सही मानना, ये गलत चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाउंड्री से बाहर हो जा रहे हैं, 4-4, 6-7 साल से तैयारी करते हैं, आप 6-6 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो और आंसर चेंज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक एक दबाव है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। आप युवा पीढ़ी को दिशा नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपने बोला कि अभी ये PSC 4 साल से तो हुआ नहीं है, ठीक है, MPPSC आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, अब आपके पास जॉब नहीं है, तो इसका आपके पर्सनल लाइफ पे किस तरीके का असर हो रहा है? पर्सनल लाइफ पे तो बहुत असर पड़ा है। एक तो मेरी एज फैक्टर है कि मैं 36-37 साल का हो गया हूँ,
ठीक है, और मेरी मैरिज नहीं हो पाई है, बेरोजगारी की वजह से कोई लड़की देना नहीं चाहता। ये फैक्ट चीज़ है कि सब लोग अपनी बेटी अगर देंगे तो उनको लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, और अगर जॉब नहीं रहेगी और प्राइवेट जॉब वाले लोगों के प्रति समाज में आज भी नज़रिया उतना अच्छा नहीं है। उन लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी अगर शादी हो तो एक लाइफ सेटल मिले उनको और उनकी लाइफ सिक्योरिटी रहे, और बेरोज़गारों को तो वैसे ही बहुत बुरी लाइफ हो जाती है, और जॉब नहीं रहने से शादी बहुत बड़ा फैक्टर। आज हम 36 साल की उम्र में अनमैरिड है, तो ये कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलने की वजह से बहुत सामाजिक प्रताड़ना जिसको बोल सकते हैं वो भी ताने और हर चीज़ सुनने में मिलता है। हम इंदौर के भंवर कुआं इलाके में है। ये मेरे जो पीछे का इलाका है ये भंवर कुआं कहलाता है पूरा, इस वहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे लगभग करीबन 7 लाख यूथ यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं। मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और आज हम समझेंगे कि ये जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं और नेताओं की चुनावी वादों को लेके इनकी क्या राय है। तो आपका नाम बताइए मुझे। हाँ, आकाश पाठक। तो आकाश बताइए कि क्या है एक्चुअली मध्य प्रदेश में जो भी चुनाव चल रहे हैं, नेता लोग बोलते हैं कि बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि ऑलमोस्ट 1 लाख भर्ती करवाएंगे, कमलनाथ भी अलग से बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ज़मीनी हकीकत क्या है, प्रेजेंट डे सिचुएशन क्या है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है मध्य प्रदेश का युवा, स्पेशली जो सरकारी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो सरकारी भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो 2 एजेंसी हमारे मध्य प्रदेश में भर्ती कराती हैं। सबसे पहले MPPSC जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ग्रेड B और C लेवल की रिक्रूटमेंट कंप्लीट करती हैं, एंड व्यापम। यदि हम दोनों पे बात करें तो 2018 में अंतिम बार MPPSC में नियुक्तियाँ हुई थी। 2019 से लेकर 2023 तक 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन MPPSC में एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। इन 5 वर्षों में अलग अलग वर्ष के नोटिफिकेशन आए। लगभग मैं स्टेट सिविल सर्विस की बात करें तो 1807 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए, लेकिन आज दिनांक तक एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें 2 संस्थाएं सबसे विफल हुई हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार विफल हो गई है, दूसरा जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है MPPSC वो भी विफल हो गई है। कंडक्ट कराने वाली एजेंसी मध्य प्रदेश में एक एग्ज़ाम करा रही है और उस एग्ज़ाम के जो 100 क्वेश्चन होते हैं उन 100 क्वेश्चन को सही से नहीं बना पाती है, उनके आंसर सही नहीं बना पाती है, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं और उस डिलीट हो जाने की वजह से हज़ारों छात्र पीछे हो जाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, 2022 का प्रीलिम्स हुआ, उसमें एक अच्छा प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, ऑप्शन था, हम लोगों ने सही आंसर लगाया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है उस प्रश्न को डिलीट कर दिया, कहा कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी मानती है कि 9 अगस्त को शुरू नहीं हुआ था। अब बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि इतिहास जो है आप उसको ही बदलने पे आ गए हैं। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट एंड लोकसभा में स्पीच है 1992 में जब 50 एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट मनाई गई, उस समय एक रेजोल्यूशन निकाला गया, वो कहता है कि 9 अगस्त को हुआ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का एक लेटर है, तमाम चीज़ें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 9 अगस्त को हुआ, लेकिन MPPSC कह रही 9 अगस्त को नहीं हुआ। मतलब MPPSC की एक्सपर्ट कमेटी कल को कहेगी कि भारत जो है 2014 से आज़ाद हुआ जब से मोदी जी आए, ठीक है, तो कल से वही माना जाएगा, क्योंकि आप तो इतिहास से भी छेड़छाड़ करने लगे हो। अब अभ्यर्थी यहाँ पढ़ने के लिए आया, अब उसको उस क्वेश्चन के लिए कोर्ट में चैलेंज करना पड़ रहा है, पैसे देना पड़ रहे हैं, वकील की फीस देनी पड़ रही है, तो संघर्ष जो है लगातार चल रहा है। ये तो एक क्वेश्चन का मामला है, ऐसी रिजर्वेशन का, सिविल सर्विस रूल का और अन्य तमाम विसंगतियां हैं। मैं आपको एक डाटा बता दूं, MP हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आप देखोगे तो MP हाईकोर्ट में इंदौर हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट जो ब्रांच हैं, इसके अलावा मुख्य पीठ जो है जबलपुर, तीनों को मिला लें तो 430 केस MP हाईकोर्ट में MPPSC की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर लगाए गए हैं और 4 केस हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। एक संवैधानिक संस्था इतनी विफल हो गई है कि जिसका खुद का वर्णन संविधान में किया गया है और वो नियम और कानूनों का पालन नहीं कर पा रही है। आप किसी को डिप्टी कलेक्टर बनाने जा रहे हो, DSP बनाने जा रहे हो, जब उनको ही सही नियमों पे आप नहीं बनाओगे तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक ऐसे लोक सेवक बनेंगे जो नियम और कानूनों का पालन करेंगे। उन्हें पता है कि वो खुद सही नियमों से चयनित नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली वो उनका पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ ये विफल हो गई है। बच्चे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। लगभग में 4 लाख स्टूडेंट MPPSC में हर साल अपीयर हुआ करता था।
आज ये हालत है कि एमपीपीएससी 2022 में 1.86 लाख स्टूडेंट ओनली अपीयर हुए। आने वाले समय में ये हालत होगी कि 1 लाख बच्चे उसमें नहीं बैठना पसंद करेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोजगार निकाल रहे हैं, माननीय मामा जी कहते हैं कि हमने 1 लाख भर्ती की, 1 लाख बार घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भर्ती नहीं हुई है। 5 साल में मैंने बताया आपको 0 रिक्रूटमेंट है, एक सिंगल नहीं हुआ है। इसके अलावा और एग्जाम कराती है, उनकी भी कुछ नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पे हम व्यापम पे यदि आते हैं, व्यापम पे यदि हम बात करें तो व्यापम मतलब जो कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग जो है, अभी नाम मध्य प्रदेश सरकार ने उसका बदल दिया है, लेकिन काम नहीं बदला है। अच्छा। काम वही है। घोटाले जो व्यापम घोटाला 2012-13 में हुआ, वैसे ही चीजें अनवरत अभी भी चल रही हैं। उम्मीद थी कि कुछ नया करेंगे, लेकिन नया न करते हुए उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पे क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा कि वे हाल ही में पटवारी की भर्तियां हुई हैं। उस भर्ती में ऐसी आशंका जताई गई है, कुछ प्रमाण ऐसे निकल के आए हैं कि एक हद तक उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सीटें बिकी हैं, 15 लाख के इल्जाम भी लगाए गए हैं, सभी तरह की चीजें हैं। बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ किसानों के बच्चे हैं। सरकारी नौकरी की भर्ती अमूमन कौन करता है? किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, मीडियम परिवार से जो आते हैं वही बिलोंग करते हैं, वही यहाँ पे तैयारी करने आते हैं। इंदौर में एक बच्चा कोई भी रह रहा है, लगभग में 10,000 रुपए का उसका खर्चा होता है। 2 साल से 5 साल से खर्चा कर रहा है, यहाँ पे 6 लाख रुपए वो खर्च कर चुका है। 0 रिक्रूटमेंट है। बच्चे की तो गलती नहीं है, वो एग्जाम दे रहा है, प्री क्वालिफाइड कर रहा है, मेंस क्वालिफाइड कर रहा है, बट फाइनल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। तो कुल मिला के जुमलेबाजी की जा रही है। हमारे मामा जी जो हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक योजना शुरू की, लाडली लक्ष्मी योजना, कि हम 1000 रुपए देंगे सारे, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना उन्होंने शुरू की, कभी ये विचार किया कि उन्हीं लाडली बहनों के लाडले भांजे, लाडली भांजियां इतना स्ट्रगल कर रही हैं, परेशान हैं 5 साल से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हैं, सुसाइड की कगार पर पहुंच रहे हैं, मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। लाडली बहना योजना का आपका उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए था, महिलाओं को लेके, इसलिए आपने शुरू की। लेकिन वो भांजे जो 45 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और लगभग में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार घूम रहा है। चुनाव आते हैं, बेरोजगारों को मुद्दा बनाया जाता है कि बेरोजगारी प्रदेश में है। सरकार बनते ही सब भूल जाते हैं, किसी की भी सरकार हो। वो कहते हैं ना कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी, तो ये मेरे को बताइए कि आप में से ये बेसिकली किसने अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पटवारी का जो हुआ था एग्जाम, किसने दिया आप में से? आपने दिया है, आपने भी दिया है। ओके, तो आप मेरे को बताओ कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और उसको पास कर दीजिए। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पटवारी भर्ती परीक्षा पिछले 5 थोड़ा वर्षों ऊंचा में, बोलिए। पिछले 5 वर्षों में इस बार आई है। लास्ट अंतिम पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में आई थी। इस बार चुनाव के मद्देनजर पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तकरीबन 12 लाख फॉर्म भरे गए, जिसमें से करीब 9,78,000 के समथिंग, करीबन 10 लाख लोगों ने परीक्षा में शामिल हुए। 15 मार्च से 26 अप्रैल तक के बीच ये परीक्षा आई हुई थी, सभी को मालूम है, और जिसका रिजल्ट जून के लास्ट में आया। पर समस्या यह है कि जून के लास्ट में आने वाले रिजल्ट की नियुक्ति आज तक नहीं हुई। लोग इंतज़ार कर रहे थे, हम जैसे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे नियुक्तियाँ का, पर समस्या यह है कि इसमें नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं। बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये बताई जा रही है कि धांधलीबाजी हुई है। तो प्रदेश सरकार, या हम ये कहें कि शिवराज सरकार को ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि इसमें थोड़ा सा भी, जैसे उन्होंने अभी एक बयान जारी किया था कि इस भर्ती में ज़रा सा भी संदेह है तो हम नियुक्तियाँ नहीं करेंगे। तो भाई नियुक्तियाँ क्यों नहीं करेंगे? सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि अगर अब नियुक्तियाँ नहीं हुई तो नियुक्तियाँ कौन करेंगे? जैसे इस बार ये जो भर्ती आई है वो चुनाव की वजह से ही आई थी, चुनाव की वजह से भर्ती आई थी, पटवारी वाली। हाँ, पटवारी वाली चुनाव की वजह से भर्ती आई थी। अभी ये चुनाव हुए जा रहे हैं, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम किससे प्रश्न पूछेंगे? अभी जब हमारे सामने प्रतिनिधि सामने हैं, तब वहाँ जाते हैं तो वो रोक लगा दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये बात की भी है कि हमारा विपक्ष इसमें बहुत ज़्यादा विफल हो रहा है। जैसा कि हमारे विपक्ष में माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द कर देंगे। तो रद्द करने का औचित्य नहीं उठता है ना। अभी जो शिवराज सरकार ने जांच कमेटी बिठाई है, माननीय हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं राजेंद्र वर्मा जी, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी उन्हें 31 अगस्त, 30 अगस्त के अंतिम में है ना, उनकी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले प्रश्न यही है कि अगर ये जो कमेटी बैठी हुई है, अगर ये कमेटी सही नहीं है तो ये कमेटी क्यों बिठाई गई है? निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि इस देश में जाति
धर्म, संप्रदाय ये चुनाव का मुद्दा बन सकता है। रोजगार कभी इस देश का चुनाव का मुद्दा बन नहीं सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 5-5, 6-6 साल इंदौर में रह के, बाहर शहरों में रह के तैयारी कर रखी है। जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी, परिवार में मिठाइयाँ भी बटी थी। आज जब वही भर्ती परीक्षा रोक लगा दी गई है तो वह सामाजिक रूप से इतने प्रताड़ित हैं कि वो है मानसिक तनाव से इतने ग्रसित हैं कि वो आने वाली तैयारी, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि मानसिक तनाव से ग्रसित हैं या सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो? प्रॉब्लम ये देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस दिन रिजल्ट आया था, और शायद मैं ये समझता हूँ युवा होकर कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है उस दिन बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और वर्तमान के माहौल को देखते हुए अगर एक जॉब मिलती है ना तो सबसे ज़्यादा खुशी का संचार पूरे समाज परिवार में हो जाता है। लोग जश्न करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जश्न मनाते हैं दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में। तो उस टाइम उन्होंने वो मनाया, लेकिन जब उन्हें बाद में पता लगा कि संदेह के आधार पर भर्ती निरस्त की जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि इंसान ग्रसित मानसिक रूप से हो ही जाएगा। सर मैं 2019 से तैयारी में लगा हुआ हूँ। हाँ। मैंने पहले 2018 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, उसके बाद कुछ 2-4 महीने मैंने जॉब करी और फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ। जिस हिसाब से मैंने तैयारी करने आया उस समय पीएससी प्रॉपर टाइम पे चल रही थी, सारी चीज़ें थी, तो ये लगा कि मैं अपना करियर शायद कुछ अच्छा कर सकता हूँ या वहाँ जहाँ करना चाह रहा हूँ उससे बेहतर कर सकता था। मैं यहाँ करने आया, 2019 का ही पहला प्रीलिम्स होता है, उसके बाद चीज़ें हुई, मेंस नहीं हो पा रहा था, सारी चीज़ें हुई, फिर आंदोलन हुए और मेंस वगैरह आया, रिजल्ट 27% का आरक्षण आ गया कमलनाथ सरकार में। आरक्षण में आते ही प्रॉपर भर्तियां रुक गई क्योंकि नियम क्लियर नहीं हो रहे थे कि किस नियम के आधार पर किया जाए। पहले 14% दे रहे थे, फिर 27% देने लग गए। हाँ। इसमें सरकार का कोई स्टैंड नहीं, सरकार गिर जाती है, नई सरकार आती है, नई सरकार कोर्ट में जाके कोई पक्ष नहीं रखती है कि 27% आरक्षण में उसका क्या है, क्या डेटा है। कोर्ट में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ कोर्ट को भी एक तरीके से हमें सोचना चाहिए कि 5 साल से जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचे। जैसे अभी आप हैं, अपने घर से आई हैं, तो आप पे घर से या प्रेशर नहीं है कि भाई एग्ज़ाम ख़त्म करो और आओ, या इसको लेके क्या बोलते हैं? सर घर से तो काफ़ी प्रेशर है, बीइंग अ गर्ल तो हमें और प्रेशर झेलना भी पड़ता है। तो ऑब्वियसली घर से प्रेशर है और कई बार ऐसा भी होता है कि बोला जा रहा है कि अब छोड़ दो, दूसरी चीज़ों में भी देखना है। बट वही है सर कि बीच में फंसे हुए हैं हम, ना आर है ना पार हैं, तो अभी कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते। आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे हम बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम पे पेशेंस का है, तो यहाँ पर हमारा तो पेशेंस चेक हो ही रहा है, इवन हमारी फैमिली का भी पेशेंस चेक हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है उन लोग को भी बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है, इवन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। अब इतने साल हमें यहाँ पर हो गया है, तो अब तो ऐसा है कि घर आ जाओ, मतलब हमारे साथ तो लास्ट ही चल रहा है हम लोग के साथ कि आप घर आ जाओ, प्रिपरेशन अब नहीं करनी है, अब नहीं हो पाएगा। हम लोग को भी अब ऐसा लगने लगा है कि शायद अब नहीं हो पाएगा। अब एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो जाते हैं, फिर वो टाइम जो गैप हो जाता है, फिर उसकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि इतनी मेहनत करो और फिर वो ना उसका रिजल्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। जी, फिर वो फैमिली को भी जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब एक आस लेकर आए थे कि शायद 1-2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा और हम खुशी से यहाँ जाएंगे, ऐसा इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा। वो आज भी अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, खुद से भी है, इवन सरकार से भी है, हर चीज़ से। और आप बताइए, आपकी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आपने क्या क्या एग्जाम्स दिए हैं अभी तक? मैं 2020 में यहाँ आया था। मैंने MPPSC से अपना जो गोल मैंने MPPSC लेकर के ही आया था। फिर मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, पटवारी में मैं सिलेक्टेड भी हूँ। ओके। पर जो सर्कमस्टेंसेस देखने को आ रहे हैं जी, तो सरकार इसको एक, दोनों सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों को संतुलित में रख के बात करूँगा कि इसको एक राजनीति का मुद्दा बना दिया और 2 पक्ष में विद्यार्थियों को बांट दिया। एक की कैंसिल करवाने चल दो, एक कहे हमें नियुक्ति दे दो। अब कैंसिल वाली बात, मैं कभी ना कभी मैंने भी फेलियर्स देखे होंगे। मैं 19-20 से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 3 साल में एग्ज़ाम्स दिए, मैं फेलियर्स देखा हूँ। तो ऐसा नहीं है जो सिलेक्ट हो गए हैं वो सब के सब गलत तरीके से ही हुए हैं। जी। आप इस पे क्लियर स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब बच्चों ने आंदोलन किया तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता है, उन्होंने बोला कि हम पहली फाइल पटवारी नियुक्ति की, आपकी पहली फाइल कमलनाथ जी साइन करेंगे। आपने कहीं भी घोषणा पत्र में वो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यदि आप वो दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन घोषणा पत्र में अभी जो मैनिफेस्टो उसमें नहीं बोला है। हाँ। मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, मैं एक यूथ हूँ, मुझे देखना, मैंने देखा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं है। आप 1500 देंगे, हम 1250 दे रहे हैं, हम 2000 देंगे, क्या मिलेगा? मुझे आप पुश नहीं कर रहे हैं
कि मैं बाहर अगर कोई लेडी होगी आप उसे पुश नहीं कर रहे हैं कि वो बाहर जाए, और कुछ आप उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यू रखिए ना। किसान के लिए आप ऋण की बात कर देते हैं। आप हर 5वें साल यदि किसी ऋण की माफ़ी करेंगे तो जो कृषक जो अच्छे से अपनी ईमानदारी से अपना ऋण भर रहा है वो तो ठगा फील करेगा, वो क्यों भरना चाहेगा। ऐसे तमाम मुद्दे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कोई बात नहीं होती है, रोजगार पे तो कतई कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि रोजगार आरक्षण मुद्दा 5 वर्ष से सॉल्व नहीं हुआ है और जिसकी उम्मीद अगले भी 2-4 वर्ष तो नहीं लग रही है। ऐसा लगता है सिर्फ संघर्ष ही है, कोई सरकार भी विपक्ष भी कोई भी हमारे साथ नहीं है। ऐसा लगता है सब अपनी राजनीति बचा रहे हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे दिनों दिन चीज़ें और मतलब खराबी होती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है, रूम का किराया, हर चीज़, खाना एक तो बेकार, बाहर खाना, सब बहुत प्रकार की, हर प्रकार की समस्या। एक प्रकार से सोल्यूशन बस यही है कि पढ़ते रहो, घर वालों को झूठ बोलते रहो कि हाँ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब घर वाले भी क्या करें बेचारे, पैसा तो कब जो किसान है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई मंथली फिक्स, जैसे मेरे पापा किसान है, मंथली हम लोग कोई फिक्स इनकम नहीं है। अब कहीं से भी कुछ भी करके अब बोलते हैं वापस आ जाओ, घर आ जाओ। अब कैसे आ जाए शौक। अब जो यहाँ भैया लोग उनसे पूछते हैं, बोलते हैं लगे रहो। अब घर भी चले जाएंगे तो वहाँ भी डिस्ट्रैक्शन, यहाँ भी है तो यहाँ भी डिस्ट्रैक्शन। सरकार का कोई रवैया है नहीं। 19 वाले अभी तक के, एक पंचवर्षीय खत्म हो गई, दूसरी पंचवर्षीय आ जाएगी। और ये मेरे को बताइए कि जैसे अभी आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, इधर ही रहते हो आप लोग, तो क्या कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे पढ़ने आए और वो मतलब परेशान होकर वापस लौट गए? मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मुरैना जिले से आया था। वो बहुत ही मतलब लोवेस्ट बैकग्राउंड का था, चीज़ें थी, घर से किसी तरह तैयारी करने के नाम पे आया। बंदा किसी दुकान पे काम कर रहा था, दुकान छोड़ के और चीज़ें करके आया यहाँ। सौरभ नाम है, मैं आपको मिलवा भी दूंगा अगर होगा। वो अब यहाँ से घर लौट चुका है। वो आया, उसकी सिर्फ उसके घर में माँ और उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई उसका एक समोसे की दुकान चला रहा है, कैसे भी करके उसको यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा था। 5 साल उस लड़के ने अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ यहाँ रखा पढ़ाने के लिए। वो यहाँ 5 साल हुए, कुछ भर्ती नहीं निकली। और अगर आप ये समझिए कि वो काबिल था कि नहीं, उसका पैमाना ये है कि यूपी में जब एसआई की भर्ती आई थी तो उसने यूपी एसआई में एग्जाम दिया और निकला। ठीक है, फिजिकल नहीं निकल पाया, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में चीजें निकाल दिया। मतलब कहीं ना कहीं उसमें काबिलियत थी। अगर आप इन 5 सालों में भर्ती देते, और ये एक कहानी नहीं है, ऐसे कई कहानियां हैं। एक मेरा दोस्त था, 5 साल की भर्ती नहीं आई। हालांकि उस 5 साल की भर्ती ना आने से उसका एक और नई चीज उसके साथ हुई कि वो पीएससी में शिफ्ट हुआ। पीएससी का मेंस दिया, लेकिन पीएससी के भंवर जाल में आके फंस गया। तो ये भंवर कुएं के भंवर जाल में एसआई हो, पटवारी हो, व्यापम हो, पीएससी हो, हर कोई एक जैसा ही फंसा रखा है। किसी के साथ कोई न्याय नहीं है। 2019 में मैं एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बहुत अच्छा सपना लेके इंदौर आया कि मैं एक यंग डीसी बनूंगा। जो 21 साल में मैं आया, 21 साल 1 महीने में मैंने 2019 की प्रीलिम्स दी, वो क्वालिफाई की, मेंस क्वालिफाई की, और मैं इंटरव्यू का वेट करता रहा। सोचा चलो 22 साल में मैं बन जाऊंगा। फिर मैंने 20 की दी, सेम प्रोसेस, इंटरव्यू तक पहुंचा, अभी रिजल्ट बाकी है। 13% का जो रिजल्ट नहीं आया बैठा है। आज मेरी उम्र है 25 साल। जो बच्चा 21 साल 1 महीने में सिलेक्ट होना था, वो अभी 25 साल का हो गया है और वो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें क्या मेरी गलती है कि गवर्नमेंट की गलती है कि एक देश अपना एक एसेट खो रहा है? और आज ये कंडीशन है, मैं एक डिप्रेस्ड हूँ, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है और क्या करूँ। सिर्फ एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई तैयारी को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। 25 से उम्मीद में कि आगे भर्ती होगी, कभी ना कभी तो होगी। लेकिन हाई कोर्ट मामला जाता है, हाई कोर्ट बोल देता है कि अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो हियरिंग को डेट टाइम नहीं देते हैं, वो लास्ट में पहुंचा देते हैं। उन पर हम कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट को बोलने के लिए मौका नहीं देती गवर्नमेंट, और बच्चों की कहीं सुनी नहीं जाती है। सर बताइए क्या करें हम। और जैसे आपने अपनी बात रखी, तो कभी इस प्रोसेस में आप लोग कभी किसी पॉलिटिशियन को अप्रोच किए कि सर, जैसे विपक्ष वालों को अप्रोच किया? जी सर, चाहे एमपीपीएससी आयोग जाना हो, किसी नेता के पास जाना हो, हर जगह हम लोग गए हैं टाइम टू टाइम, लेकिन हमारी कभी नहीं सुनी गई है। चाहे वो जो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, सब ने हमारी बात बस बोला है हाँ ठीक है हो जाएगा, बस ये कह के टाल देते हैं, आगे कुछ होता है नहीं है। और आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं इसको लेके? पेरेंट्स सर, मेरे पापा एक किसान है, छोटे किसान है, नरसिंहपुर से मैं आता हूँ। आज सर 3 तारीख हो गई है, मैं बस इस घर जाके फ़ोन नहीं लगा सकता हूँ कि महीने के पैसे डाल दीजिए आप। बस वेट कर रहा हूँ कि हाँ जब हो जाएंगे तो वो डाल देंगे। ये कंडीशन है सर। एक लड़की थी और वो भी रीवा सतना से थी, नाम ओपन नहीं करूँगा उसका। उसका कहना ये था, रात को 2 बजे के समय वो बहुत परेशान थी, बात कर रही थी।
उसने कहा कि भैया हम इंदौर आए थे आज से 3 से 4 साल पहले। मेरे पिताजी ने उस समय पे मेरी शादी करवाना चाहते थे, उनने दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर दिए थे, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में दहेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी ये दहेज का पैसा आप ना दो, आप वो पैसा मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए, मैं इंदौर जाके कुछ बन जाऊंगी तो शायद दहेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका कहना था कि आज इंदौर में 2 की जगह हमारे 4 साल हो गए हैं, दहेज के पैसे जो हम पढ़ाई के लिए लेके आए थे पिताजी से वो भी ख़त्म हो गए हैं। आज हमारी हिम्मत नहीं है कि हम पिताजी के सामने जाएं और उनकी आंखों से आंखें मिला सकें। महिला समस्या की हम बात कर रहे थे, जो प्रदेश सरकार कहती है महिलाओं के प्रति हम बड़ा संवेदनशील हैं, जो लाडली बहना जैसी योजना लाती है, आप सोच सकते हैं कि वो लड़की किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। एक ड्यूरेशन मिलता है लड़कियों को हमारी सामाजिक व्यवस्था में, लड़का 5 साल तक तैयारी कर सकता है, लड़की 2 साल कर सकती है या 3 साल कर सकती है, उसके बाद उसको मौका नहीं। विपक्ष ने कहा कि हम 2 लाख भर्तियां देंगे, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा 1 लाख हम पंचायतों में जो है नए पद सृजित करेंगे। लेकिन बात यह है कि केवल आप बातें करते हैं। पहले भी कहा था आपने 50,000 पुलिस की भर्तियां करेंगे, 2018 के मैनिफेस्टो में कहा था आपने, आखिर आपकी 15 महीने तक सरकार रही। 15 महीने काफ़ी होते हैं ना एक नोटिफिकेशन निकालने के लिए, उस दौरान आपने भी कुछ नहीं किया, कोई विशेष कार्य आपने नहीं किए। नई सरकार आती है, किसी भी प्रकार से हम उस विषय पे नहीं जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार मध्य प्रदेश में पलटी है ना, अपना हित साधने के लिए, अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं, विधायकों को वहां से यहाँ ला सकते हैं क्योंकि हमारा रोजगार छिन रहा है ना, तो अपने रोजगार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जो बेरोजगार करोड़ों जो अपने सपनों को मार रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके सपनों को लेकर कोई भी चिंतित नहीं है, बिल्कुल भी संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो ओबीसी आरक्षण का मामला है उसको पहले सरकार को सर्वप्रथम उसको तो सॉल्व करवाना चाहिए। और जहाँ तक है सरकार तो चलो अपने राजनीतिक रोटियाँ सेकने में लगी है तो उसका तो छोड़ो ही, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं कि हमें मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि हमें डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। पिछला ऐसा कौन सा डाटा है जो 5 साल में न्यायपालिका नहीं पढ़ पाई या 5 साल में ये सरकार नहीं दे पाई, ऐसा कौन सा डाटा है, ये समझ नहीं आता। बेसिकली बहुत लोग जब अपन संघर्ष करते हैं या नौकरी नहीं होती तो मोहल्ले वाले बोलते हैं अरे वो तो तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। कभी आप लोगों ने फेस किया, आप में से किसी ने इस चीज़? सर इस चीज़ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मेरा स्कूल एकेडमिक्स अच्छा रहा है, हाँ, जैसे 10th में 90 एबव परसेंटेज रहे, जी जी, 85 प्लस अपन 12th में भी रहे, तो एक होता है ना कि आसपास के लोगों में एक आपके बच्चे का बनाता है, सोसाइटी बनाती है उस चीज़ को कि आप में है कुछ है, आप कर सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग करके निकला, जब मैंने डिसाइड करा कि मैं ये इस सेक्टर पे आके कुछ कर लूँगा और सारी चीज़ें, तो मेरे आसपास सारे लोगों को पता था, सारी चीज़ें थी। 19 का दिया मैंने और निकल गया, और सॉरी 19 का नहीं निकला, 20 का दिया, फिर उसके बाद 21 निकला और सारी चीज़ें हुई जब, तो सबको ये था कि हो जाएगा। लेकिन अब वो खुद ये कहने लगे कि यार जब बताओ, जब उसका लड़का नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगे। मतलब वो मेरे नाम पे वो अपने बच्चे को भी कोस रहे हैं, और जब मैं जाता हूँ तो वो सामने से आके सीधे बोलते हैं कि यार अभिषेक तुम इतने साल हो गए रहते, तुम्हारे पापा इतना कर रहे हैं, तुम नहीं कर। मतलब सर हमारे साथ साथ मेरे पिताजी जहाँ काम करते हैं सर, उनको सीधे सीधे तौर पर ये कहा जाता है, या सोसाइटी में भी जो मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम इतने साल से अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब उनको बुला लो। मतलब सर हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स फैमिली को भी एक फ्रस्ट्रेशन, मतलब आप समझिए सर, हम अगर ये अनुचित नहीं होगा कहना कि हमारी वजह से आज हमारे पेरेंट्स जिस चीज़ पे गर्व कर सकते थे वो चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को, वो इस चीज़ को हम किसके सामने प्रेजेंट करें जाके। सर दूसरी दिवाली है जब मैं घर नहीं जा पाऊंगा, मैं 1.5 साल से घर नहीं गया हूँ। अब आप इस चीज़ को समझिए, और बहुत बच्चे हैं यहाँ जो घर नहीं जा पा रहे हैं। इस चीज़ को कौन समझेगा। पटाखों के शोर में अंधेरे में हमारी दिवाली बीतती है। अब मेरे साथ वाले, मेरा रूममेट है सर, पटवारी का पेपर निकला, उसने एक फ़ोन लगाया था कि निकल गया, उसके घर वालों ने बोला आ जाओ, सामान लेके चला गया। वो जब वहाँ पहुँचा और ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो वापस यहाँ लौटा है और काम ढूंढ रहा है, ठेलों पे काम कर रहा है सर। क्यों? क्योंकि अब घर वाले भी पैसा देना बंद कर दिए, समाज भी उसको दुत्कार रहा है। मतलब हम नौकरी तो नहीं मिल रही सर, उसके अलावा हमें सब कुछ मिल रहा है जो मतलब हो सकता था, जो गंदी एक होता है ना सर कि सामाजिक स्तर में जो सबसे निम्नतर स्तर पर होगा उसकी यातनाएं हम झेल रहे हैं। ये हालात हो रखे हैं। MPPSC मतलब एक तो रेगुलर भर्ती नहीं ले रहे,
जो कि सब ये मैं 2019 में आई, सबकी यही जी। कहानी है। जो 2019 से लगे वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ कुछ भी। तो मैं यही सोच कर आई थी कि मतलब मैं डीएसपी बनूंगी 1-2 साल में अपना तैयारी करके, और डीएसपी बन के अपने गांव जाऊंगी, बढ़िया मेरा स्वागत होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक मेरी लाइफ में। मेरी आज उम्र 28 साल की हो गई है, जो कि घर से फुली प्रेशर है मेरे, मतलब कि घर वापस आ जाओ, पैसा देना भी बंद कर दिया टोटली। मैं 4-5 महीने से जॉब कर रही हूँ। अभी जो जुलाई का मैंने मेंस दिया था, जब मैं गई घर पे तो मतलब मना कर दिया कि अब हमको आगे कंटिन्यू नहीं करवाना कुछ भी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत कुछ खोया है, तो मैं अब मतलब लास्ट स्टेज पे आके नहीं छोड़ सकती। तो फिर मैंने खुद से मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी। फिर आके मैंने यहाँ जॉब किया और अपना जो भी डेली का शेड्यूल है, पढ़ना, जॉब करना, यही सब चल रहा है सर। बहुत मतलब संघर्ष में जीवन है कुल मिलाकर, सभी लोगों का ऐसा बहुत ज़्यादा है। और फिर शादी का प्रेशर, एक तो ओवर एज हो चुकी है। मैं एक बहुत मतलब ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियाँ शायद ही बाहर निकलती हैं, जिसकी मतलब 20-21 साल की उम्र में शादी हो जाती है। आज सभी के जितनी भी मेरी फ्रेंड्स लोग हैं सभी के बच्चे हो गए सर। बट मैं जब भी घर जाती हूँ ना, मुझे बहुत सुनना पड़ता है फैमिली से भी एंड रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे, कि अभी तक तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। अब उनको जवाब नहीं दे पाती कि क्या मतलब कुछ हुआ नहीं, हमको पता है कि क्या नहीं हुआ। वो नहीं समझते इस चीज़ को कि एमपीपीएससी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बस उनको पता है कि हमारी बेटी आएगी, वर्दी पहन कर आएगी, डेट्स इट। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ जानती नहीं है सर। तो सरकार से यही निवेदन है कि रेगुलर भर्ती ले और क्लियर करे, और ये जो बेरोजगारी का थप्पा लगाया मध्य प्रदेश सरकार पे, मध्य प्रदेश पे, उसको दूर करे। तो ये अभी हम लोग यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद का एक पोस्टर लगा हुआ है। इसमें लिखा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने जो उनका सेइंग है, उस पर शायद ये जो यूथ है ये ज़रूर उस पर पूरा भरोसा करता है, और लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आसान काम नहीं होता। एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना या कोई भी एग्ज़ाम हो, या कर्मचारी चयन बोर्ड के थ्रू एग्ज़ाम हो। मध्य प्रदेश एक बेसिकली एग्रीरियन स्टेट है, और यहाँ बहुत अलग अलग छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में घर वालों से मतलब सहमति लेके आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाहर पढ़ने भेजें कि वो एक बेहतर करियर बना सकें। यहाँ क्योंकि यहाँ पे ये आईटी सेक्टर का हब तो है नहीं मध्य प्रदेश कि यहाँ पे आईटी में जॉब्स हों या यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों। यहाँ पे एक छोटे शहर का लड़का, एक लड़की यही सोचता है कि मैं एक बेहतर नौकरी में जा सकूँ, एक गवर्नमेंट जॉब कर सकूँ। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, ये यूथ है, बहुत दर्द है इनमें, बहुत हताशा है, बहुत गुस्सा भी है। और आप देख सकते हैं, मतलब आप खुद को इमेजिन करके देखिए इनकी जगह कि अगर आप इस कदर 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ने के बाद अगर आप परीक्षा देते हो, परीक्षा पास करते हो, आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहते हो, और उसके बाद आपको बोल दिया जाए, मतलब मैं ये नेताओं के बारे में बोलूँगा, ये टिकट इनको नहीं मिलता तो ये पार्टी बदल देते हैं। जस्ट इमेजिन करिए ये चुनाव जीत जाएँ, चुनाव जीत के अपनी रैली निकाल रहे हो, और तब इलेक्शन कमीशन घोषित कर दे कि नहीं भाई तुम चुनाव नहीं जीते, तुम चुनाव हार गए, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये जो चीज़ हो रही है इन यूथ के साथ, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। भले किसी की सरकार आए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, जिसकी भी आए, तो इस मुद्दे को, क्योंकि ये कोई आज 10-15 लोगों की बात नहीं हो, लाखों बेरोजगार युवा हैं मध्य प्रदेश में, जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक अपना पूरा एक लाइफ लगा दी उन्होंने, अपने काफ़ी साल लगा दिए। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उनके लिए सही में कुछ करना चाहिए, जिससे कि उनके लिए अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, उनको नौकरी मिल सके, वो अपने सपने पूरे कर सके। बाकी अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ लॉन्ड्री देखते रहिएगा। मैं प्रतीक गोयल अपने कलीग आशीष आनंद के साथ, इंदौर, मध्य प्रदेश से। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।